हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपना अध्याय लैंगिक प्रजनन। कौन से पौधों में? पुष्पी पादपों में। पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, और इसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें सिखा दी थी। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बच्चे सिखा दिया है आपके दोनों जननांगों की संरचनाओं के बारे में, और उनके अंदर कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, यहां तक की कहानी मैं आपको सिखा चुका हूं। यानी एक तरीके से हम बात करें तो हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन को 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। यस और नो? आइए जरा देखते हैं। जब हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं पुष्पी पादपों में, तो पुष्पी पादपों को हम आराम से जब भी लैंगिक जनन हम करेंगे कहीं पे भी, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने क्या बोला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लैंगिक जनन को लैंगिक जनन का अध्ययन सरल व सुगम रूप से करने के लिए सरल व सुगम रूप से 3 भागों में बांटकर कर सकते हैं। वैसे तो ये पहले चैप्टर में आप लोगों ने सीख लिया है, 3 भागों में बांट कर सकते हैं। नहीं, पहले चैप्टर में सीख लिया, वही बात है और वही चीज पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। बांट कर 3 भागों में बांट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? लैंगिक जनन का अध्ययन। जो 3 भाग कौन कौन से होंगे जरा देखना। ये लो 3 भाग हो गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। जिसमें से पहला भाग क्या है? जिसमें से पहला भाग होता था मेनली युग्मक जनन। युग्मक जनन था। और दूसरा भाग होता है युग्मक का स्थानांतरण। स्थानांतरण, युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण, ये 2 मेन भाग हैं पहले भाग में, जिसे हम लोग बोलते हैं, अरे यार ये तो लिखा नहीं, इसे बोलते क्या है? ये जो अवस्था है, जो पहली अवस्था है, इसे हम लोग बोलते हैं पूर्व निषेचन प्रक्रिया। यस और नो? या पूर्व निषेचन अवस्था। ये क्या कही जाती है बच्चे? पूर्व निषेचन अवस्था। क्लियर है? जो दूसरी वाली है इसे बोलते हैं हम लोग निषेचन की अवस्था। जहां पे हम पढ़ेंगे निषेचन कैसे हो रहा है, और इसके बाद पढ़ते हैं निषेचन के बाद पश्च निषेचन प्रक्रिया। मतलब अब निषेचन हो चुका है, तो निषेचन होने के बाद फूलों में कौन सी चीज कैसे बदलती है वो हम लोग यहां सीखते हैं। तो पादपों के अंदर या किसी भी जगह पे जब आपको लैंगिक जनन पढ़ना है तो 3 हिस्से में पढ़ना पड़ता है। अभी तक आपने जो लैंगिक जनन का अध्ययन शुरू किया है बच्चों, देखना आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ लिया, आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ लिया। और आपका लक्ष्य क्या है? हम ये अध्याय कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ना है कि लैंगिक जनन कैसे होता है। तो हमारा टारगेट ये है कि निषेचन करवाना है। यस और नो? निषेचन करवाएंगे तो निषेचन करवाने के बाद क्या बनता है वो तो अंतिम बात है, वो तो आगे की बात है। हमारा टारगेट क्या है? ये हमने पढ़ा क्या है ये, तो इसके अगला स्टेप हमारा क्या होगा? इसके बाद हमें क्या सीख समझ में आना चाहिए? हमें समझ में आना चाहिए कि युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होगा। क्या समझ में आना चाहिए? युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होगा। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण की प्रक्रिया। हर जगह नहीं बोलते, पुष्पी पादपों में
ये प्रक्रिया कहलाती है परागण की प्रक्रिया। जब परागण होगा तो परागण होने के पश्चात ही बच्चे, परागण होने के पश्चात ही ये परागकण यहां पे पहुंचेंगे। परागकण क्या होंगे, यहां पे पहुंचेंगे। परागण की प्रक्रिया ही परागकणों को पराग कोश से या आप उसके पुंकेसर से निकाल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक ले जाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण। और जब परागण होगा, परागण होने के बाद पराग नलिका बनेगी, पराग नलिका इसके अंदर आएगी, उसको तंतुमय समुच्चय बुलाएगी, तब जाके निषेचन होगा। यानी अभी हम लोग निषेचन के पहले प्रक्रिया को ही पढ़ पाए हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ पाए हैं, सिर्फ ये पहला प्रक्रिया पढ़ पाए हैं, युग्मक जनन कैसे होता है। अभी हमें दूसरा भाग इसका पढ़ना है। दूसरा भाग पढ़ना है जिसे क्या बोलते हैं, परागण। देखो बहुत आसान है पढ़ने के लिए, परागण बहुत आसान है। सवाल खूब है ना, सवाल खूब है इसमें पढ़ने के लिए। मतलब आप अगर जब पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन खूब सारे मिलेंगे इसमें, बट इतना कठिन सवाल कुछ नहीं मिलेगा कि जो आपसे ना बने। इतना कठिन कुछ नहीं मिलेगा। मैं अभी इसको ऐसे छोड़ूंगा, बाद में जब ये करा लूंगा तब यहां आऊंगा, फिर ये कराने के बाद बताऊंगा यहां क्या हुआ। एक एक स्टेप भरेंगे हम लोग बाद में। बट अभी हमें समझ में आया कि लैंगिक जनन जब हम कर रहे हैं तो 3 अवस्थाओं में पढ़ते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ अभी एक भाग पढ़ा है युग्मक जनन। हमें अब क्या पढ़ना है, युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। क्या पढ़ना बच्चे, युग्मक का स्थानांतरण। और हमने लिख दिया युग्मक के स्थानांतरण को हम बोलते क्या हैं, परागण की प्रक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक होगा परागण। क्या होगा बच्चे, परागण। क्या होगा, परागण। अब सुनिए सुनिए बच्चे, क्या है, पराग कणों का पुंकेसर अथवा पराग कोश, आप जो बोलना चाहे बोल लीजिएगा, पुंकेसर या पराग कोश से निकल के निकलकर कहां तक जाना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना। पराग कणों का पुंकेसर या पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, परागण कहते हैं। क्या कहलाती है बच्चे ये प्रक्रिया, परागण कहलाती है। समझ में आया। पराग कणों का पुंकेसर से निकल के या पराग कोश से निकल के स्त्री के या मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं आप, परागण बोलते हैं। अब देखिए, अब आप समझिएगा, ये तो परिभाषा हो गई, नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमें सीखना है, कहानी समझना है कि ये परागण जरूरी क्यों है। ये परागण जरूरी क्यों है, ये हमें समझना है। तो होता क्या है बच्चे, अलग अलग पौधों की प्रजातियों में, अलग अलग पुष्पी पादपों की प्रजातियों में जो पराग कणों की जीवन आयु है वो अलग अलग होती है ना। अलग अलग पौधों में पराग कणों की जीवन आयु क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी अगर वो उतने समय में परागकण पहुंच गया वर्तिकाग्र पे, तब तो वो पराग नलिका बना के निषेचन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। अन्यथा क्या कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमने आपसे एक बात की थी, पहले भी बताया भी था आपको, कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से क्या है, वो एक आप बोलेंगे कि वो चांस फैक्टर है ना। वो क्या है, वो चांस फैक्टर है, संयोगात्मक प्रक्रिया है। हो सकता है तो हो भी, हो सकता है ना भी हो, संयोग वाली बात है। लिखता हूं मैं इसको और आपको समझाता हूं। बहुत बढ़िया से पॉइंट है ये। निषेचन की प्रक्रिया एक संयोगात्मक प्रक्रिया है। मतलब अगर चांस भिड़ेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा।
निषेचन की प्रक्रिया एक संयोगात्मक प्रक्रिया है। निषेचन की प्रक्रिया क्या है? एक संयोगात्मक प्रक्रिया है, मतलब निषेचन बाई चांस होता है। अतः निषेचन सुनिश्चित करने के लिए, अतः निषेचन सुनिश्चित करने के लिए पादपों में हमेशा निषेचन सुनिश्चित करने के लिए पादपों में हमेशा जो पराग कणों की संख्या होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा। सिखाया था आपको, सिखाया था कि जब भी आप बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में ना एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं हम लोग ऊगैवी, जिसमें जो मादा है वो मादा का जो युग्मक है वो बिल्कुल अब स्थान बंद होता है, एक जगह पे बैठा होता है। जो नर युग्मक है उसे हाथ पैर मार के जुगाड़ लगा के किसी ना किसी तरीके से वहां पे पहुंचना पड़ता है। यस और नो? अब पुष्प में भी तो यही है। पुष्प में जब पुष्पी पादपों की बात करें तो मादा के अंदर बन गया अंडकोश, अंडकोश बोल रहे हैं। अंडाशय के अंदर आपका बीजांड, बीजांड के अंदर बन गया भ्रूण कोश। क्या बन गया? भ्रूण कोश बन गया। भ्रूण कोश के अंदर बन गई अंडकोशिका या अंडाणु, लेकिन वो बन के वहीं बैठी है। जाना किसको है? जाना किसको है? परागकण को। और परागकण को जाने में कोई गारंटी नहीं वो पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। तो ये पहुंच जाए, क्योंकि मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन निषेचन में क्या है? चांस फैक्टर। सुनो बच्चे, बहुत बढ़िया सा सवाल बताता हूं। हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर या छोटे से बीकर के अंदर वहां पे एक मादा युग्मक रख दिया और वहीं पे उसी बीकर के अंदर नर युग्मक रख दिया और बीकर के अंदर माध्यम ऐसा भर दिया कि जो नर युग्मक है उस नर युग्मक को, हम ह्यूमन की बात करें, शुक्राणु को एनर्जी मिल जाए और वो चलता रहे। तो पता है, अगर मैं सवाल पूछूं कि निषेचन कितनी देर बाद हो जाएगा, तो पहले ही लिखा है मैंने, निषेचन क्या? एक संयोगात्मक प्रक्रिया है, एक चांस फैक्टर वाली बात है। हो सकता है कि आप नर युग्मक छोड़े और 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर निषेचन हो जाए। हो सकता है 5-7 घंटे वो स्पर्म उसी में घूमता रहे, निषेचित ना कर पाए। हो सकता है 5-7 हफ्ते लग जाए, 5-7 महीने लग जाए, 5-7 साल लग जाए। समझ रहे? एक बर्तन के अंदर ही मैंने अंड कोशिका भी रख दिया और शुक्राणु भी रख दिया, तो भी, क्योंकि जो इनका मूवमेंट है ना वो बड़ा रैंडम होता है ना, बड़ा रैंडम। अब जैसे ये पॉलन ग्रेन निकला, ये परागकण निकला, तो ऐसा नहीं कि ये परागकण निकलता है और सीधे जाके उस फूल के ऊपर बैठ जाएगा, नहीं। परागकण कैसे जा रहा है ना, अभी पढ़ेंगे कि इन परागकणों को, मैंने बोला इनको जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के। इन परागकणों को लेके जाने वाले बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? एजेंट होते हैं, कर्मक होते हैं। कुछ जैविक कर्मक होते हैं, कुछ अजैविक कर्मक होते हैं। कुछ जीवित है, कुछ निर्जीव है ना, कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव है, लेकिन बहुत सारे कर्मक होते हैं। और वो कैसे लेके जाते हैं, क्या होता है, वो समझाऊंगा। लेकिन अभी क्या बता रहा हूं कि ये संयोगात्मक प्रक्रिया है, और फिर भी संयोगात्मक होने के बाद भी ये चांस बढ़ जाए कि निषेचन हो, इसके लिए पादप जंतु, हमेशा ऐसे जंतु जहां पे क्या हो रहा है, अंड कोशिका को निषेचित किया जा रहा है, वहां पे हमेशा जो नर युग्मक है उनका नंबर बहुत ज्यादा बनता है। जैसे मानव की बात करो, तीसरे चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एक अंड कोशिका को निषेचित करने के लिए जो ह्यूमन है वो 3 से 4 मिलियन स्पर्म निकाल देता है। 3 से 4 एक कोशिका के लिए। क्यों? ताकि निषेचन हो जाए। वही अवस्था यहां पे निषेचन क्या है? एक संयोगात्मक प्रक्रिया है। सुनिश्चित करने के लिए पादपों में हमेशा नर युग्मक बड़ी संख्या में बनते हैं। नर युग्मक क्या होते हैं? हमेशा बड़ी संख्या में बनते हैं। पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी चीज सीखना है,
अलग अलग पादपों के, ध्यान देना, अलग अलग पादपों के भीतर जो पराग कण होता है उनका जीवन काल भी क्या होता है, अलग अलग। देखो विभिन्न पादपों के अंदर, ये सब इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं, जो डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं सब महत्वपूर्ण बातें हैं। विभिन्न पादपों के पराग कणों की आयु भी विभिन्न होती है। जो डिफरेंट डिफरेंट पादप हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पादपों के पराग कणों की आयु भी क्या होती है, विभिन्न होती है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिख रही है एनसीईआरटी, देखो विभिन्न पादपों में पराग कण की आयु भिन्न भिन्न है। क्या डेटा दे रखा है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ने लिखा धान गेहूं आदि में परागकण की आयु 30 मिनट होती है। मतलब समझ रहे हैं आप, 30 मिनट में अगर परागकण पहुंच गया, 30 मिनट में परागकण पहुंच गया नर भाग में, तो वो निषेचित कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। पहली चीज। दूसरी, एक और डेटा दे रखा है आपके एनसीईआरटी ने, क्या, 3 फैमिली दे रखा है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, और सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल में पराग कणों की आयु महीनों तक हो सकती है। परागकणों की आयु क्या हो सकती है, महीनों तक हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या लिखे, 2 डेटा दे रखा है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी एक बात और बहुत अच्छी बताती है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परागकण -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन के अंदर लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रक्रिया क्रायो संरक्षण यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया क्रायो संरक्षण कहलाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें इसमें बहुत अच्छे से याद रखना। क्रायो संरक्षण में एक तो टेम्परेचर क्या है,
-196 डिग्री सेल्सियस, कलर चेंज करने दो। एक तो यहाँ पे क्या याद रखना, टेम्परेचर, तापमान -1 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा लिक्विड नाइट्रोजन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी के पॉइंट्स है बच्चे, है ना। अब सवाल ये आता है कि जो पराग कण हैं, इनके साथ एक बढ़िया सी बात आपकी एनसीईआरटी में और लिखी है कि जो पराग कण हैं, ये इनकी जो जीवन काल है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग है, समझ गए। कुछ का जीवन काल बहुत लंबा है, जो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। आपके एनसीईआरटी में डेटा नहीं दिए गए, अच्छी बात है, बट कुछ परागकण हैं जो कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बताया था इनके ऊपर का जो बाह्य चोल है, जो स्पोरोपोलिन से बना हुआ है। किससे बना हुआ बच्चे? इसके ऊपर का जो बाह्य चोल है, जो स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, वो जो है वो बहुत ज्यादा रसायन अवरोधी पदार्थ है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा पीएच, सब कुछ झेल लेता है और जिंदा रहता है। यस और नो? इसलिए परागकणों की आयु क्या होती है? बहुत ज्यादा। और आपको एक बढ़िया सी बात और बतानी है परागकणों के बारे में। सुनिए, आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जब परागकण परागित होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एनसीईआरटी की कहानी है तो बताना ही है, बता देता हूं। परागकण परागण प्रक्रिया में परागकण जो है परागण प्रक्रिया में मानव संपर्क में आते हैं। मानव संपर्क में आ सकते हैं। ये क्या होते हैं? मानव संपर्क में आ सकते हैं। बहुत से परागकण मानवों में एलर्जी पैदा करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये सब कुछ, ये वाला हिस्सा आज वाला। बहुत से क्या करते हैं? एलर्जी पैदा करते हैं। एलर्जी पैदा कर एलर्जी पैदा कर सकते हैं। कभी कभी आकार में बहुत छोटे आपके एनसीईआरटी में डेटा भी दे रखा है बेटा, इनके आकार का भी डेटा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना। इनके आकार का डेटा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। कभी कभी बहुत छोटे 25 से 50 माइक्रोमीटर होने के कारण ये श्वास नलिका में जाकर श्वसन वेदना या विकार भी उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे दमा, अस्थमा। ये दमा, अस्थमा ऐसी बीमारियां भी दे सकते हैं इंसान को। क्लियर बच्चे? ये सब एनसीईआरटी की डेटा लिख रहा हूं क्योंकि लाइन आपको यही लिखनी पड़ेगी, इसलिए, है ना। सीखने सिखाने वाली कोई बातें नहीं है ये। एनसीईआरटी, इस पे कोई टेढ़ा सवाल नहीं बनेगा। ये याद है तो याद है,
और नहीं याद है तो नहीं याद है, ऐसी चीज है। तो एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, इसलिए बस लिख रहा हूं फटाफट, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों की किताब में मिलेंगी ये सब चीजें। यहाँ पे एक और बढ़िया सी बात लिखी है, यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया सी बात लिखी है, भारत में क्या बोलते हैं उसको, पार्थेनियम। या गाजर घास, जो पार्थेनियम है या गाजर घास है, भारत में पार्थेनियम या गाजर घास गेहूं के साथ आयातित हो गई थी। गेहूं के साथ क्या हो गया था, ये आयातित हो गई थी। कौन? पार्थेनियम या गाजर घास, ये गेहूं के साथ भारत में चली आई, जो परागण एलर्जी का परागकण एलर्जी का जो क्या है, परागकण एलर्जी का मुख्य कारण है। ये क्या है? परागकण एलर्जी के मुख्य कारणों में से एक। तो यहां पे हमने बात कर ली बच्चे कि जो परागकण है वो एलर्जी पैदा करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि परागकण हमेशा हमें क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में आता है तो गलत है। परागकणों से बहुत सारे फायदे भी हैं और लोग इनसे बहुत सारे फायदे ले रहे हैं। चलो बताता हूं कि परागकणों से फायदा क्या होता है। अब जब हमने ये बात सीख लिया बच्चे कि परागकण पादप से मतलब नर पुष्प से निकलने के बाद उनका कुछ जीवन काल होता है, कुछ समय तक जीवित रहते हैं और वो वर्तिकाग्र पे जाके पराग नलिका बना के निषेचन कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जो परागकण हैं, पराग कणों के अंदर इतना पोषण, इतना भोजन संचयित होगा तभी तो वो ये काम कर पाएंगे। और इसी का फायदा उठाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, देखिए क्या याद रखना है, परागकण से फायदे क्या क्या हो जाते हैं। परागकणों में भोजन संचित अवस्था में पाया जाता है। भोजन कैसे पाया जाता है? संचित अवस्था में पाया जाता है। परागकणों में भोजन कैसे पाया जाता है? संचित अवस्था में। और समझिए, हम लोग उसी भोजन को, परागकणों के अंदर जो संचयित भोजन है, उसी भोजन को निकाल के और पॉलन टैबलेट बना चुके हैं, जो हमारे लिए, हमारे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए यूज होता है, एज ए सप्लीमेंट, संपूरक के तरह यूज होता है। तो यही चीज याद रखना है आपको। परागकणों में संचित, परागकणों में संचयित भोजन परागकणों में संचयित भोजन को टैबलेट के रूप में बाजारों में पॉलन टैबलेट बोल के परागकण गोली, या क्या बोला, पॉलन टैबलेट, वही गोली के रूप में, टैबलेट के रूप में, चलो तो परागकणों के अंदर संचयित भोजन को टैबलेट के रूप में परागकण गोली
के नाम से हाल के वर्षों में ही कई देशों में, हाल के वर्षों में कई देशों में खाद्य संपूरक के रूप में यूज किया जाता है। खाद्य संपूरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। स्पष्ट है बच्चे? और सुनिए इसकी कहानी। पराग कण के अंदर संचयित भोजन से ऊर्जा तरल यानी सिरप भी बनाए जाते हैं। सिरप भी बनाए जाते हैं। घोड़ों व खिलाड़ियों की घोड़ों व खिलाड़ियों को त्वरित ऊर्जा प्रदान करके उनके बेहतर प्रदर्शन में भी पराग कणों के संचित भोजन को उपयोग में लिया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है। ये सब बच्चे क्या हो गए? ये सब हो गए हमें फायदे। ये सब हमें क्या है? ये सब हमें फायदे हैं परागकण के। यानी परागकण के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखो, पहले तो हमने पढ़ा परागण क्या है। पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि परागण क्या है। परागण क्या है ये सीखा। फिर उसी में हमने एक बात की कि भाई जो पराग कण होते हैं, ये विभिन्न पराग कणों की जो आयु सीमा है वो विभिन्न होती है। कुछ प्रजातियों का उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिया था, मैंने वो भी मेंशन कर दिया, आपके जो पुस्तक में दे रखा है। फिर हमने ये भी बात की कि ऐसा नहीं है कि पराग कणों को जैसे हम लोग मानव के शुक्राणुओं को हम संचयित करके रख सकते हैं द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे, जिसे हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, हम उस तरीके से भी इसको प्रिजर्व करके संरक्षित करके रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पे लंबे समय के बाद में उपयोग में ले सकते हैं। तो हमने पहले इसकी जीवन काल के बारे में पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी लाइनें हैं, सीधी सीधी पूछी जाती हैं और सीधा सीधा ही आपको लिखना होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने तुरंत तत्काल प्रभाव से ये भी पढ़ लिया बच्चों कि जो परागकण होते हैं, ये परागकण बहुत से लोगों में एलर्जी के लिए भी जिम्मेदार हैं। मतलब बहुत से लोग जब परागण का मौसम आता है और ये परागकण विभिन्न पुष्पों से निकलते हैं तो इनका जो आकार है वो बहुत छोटा है। मैंने लिखा है बिकॉज एनसीईआरटी में दे रखा है, 25 से 50 माइक्रोमीटर की इसकी आकृति है, आकार है। और इतना छोटा होने की वजह से श्वसन नलिका से हमारे अंदर, हमारे नेजल पैसेज में, हमारे नाक के द्वार से घुस के हमारे नसिका में जाता है और वहां पे जाने के बाद हमारे शरीर के जो रक्षात्मक तंत्र हैं उनको एक्टिवेट करता है और इस वजह से एलर्जी, छींकना, खांसना, नाक से पानी आना, ऐसी चीजें भी शुरू हो जाती है।
क्लियर है बच्चे? तो परागकण एलर्जी का भी कारण है। हमने बात की एनसीईआरटी में दी एक बढ़िया सी लाइन की कि जब कैरेट ग्रास या पार्थेनियम, जब गाजर घास या पार्थेनियम जो गेहूं के साथ, किसके साथ, जो गेहूं के साथ भारत में आ गया था, वो पराग एलर्जी का एक मेन कारक है। लेकिन इसके साथ हमने ये भी बात कर ली कि भाई ऐसा नहीं है कि परागकण से सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। पराग कणों का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? उनके अंदर संचयित भोजन को आप कभी सिरप के रूप में, कभी उसे आप टैबलेट या गोली के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर जो संचयित ऊर्जा है उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके खिलाड़ी या घोड़ों की भी आप प्रदर्शन को, उनकी ऊर्जा शक्ति को, उनके परफॉर्मेंस को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ बातें भी हमने कर ली कि वेस्टर्न कल्चर में आजकल ऐसा चल रहा है कि आपको खाद्य संपूरक के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में पराग कणों से बने हुए टैबलेट व सिरप यूज करते हुए दिखाया गया है। आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी बना हुआ है, फोटो भी बना हुआ है। आप पढ़ेंगे अपनी पुस्तक, वहां पे ये सारी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी। हाँ, उसमें कहीं कुछ इधर दिया है, कुछ उधर दिया है। मैंने एक तरफ से एक एक स्लाइड पे एक एक चीज लिख दी है ताकि आप आसानी से एक बात एक जगह पे सीख पाए। क्लियर बच्चों? तो पराग कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, पराग कणों की क्या उनका जीवन काल हो सकता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये बात हमने कर ली। अब हमने शुरू किया था आज टॉपिक परागण, कि परागण कैसे होगा और क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो परागण की जो रही सही बातें हैं वो हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।